नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ क्लास सेकंड को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्लास सेकंड। दोस्तों कल मेरी एक क्लास फर्स्ट आई थी जिसमें मैंने सेफ्टी के बारे में बात किया था और आज मैं इस क्लास सेकंड में मैं आपके बारे में मैं आपसे टॉपिक बेसिक फिटिंग के बारे में बात करूँगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये टॉपिक जो है ये कॉमन टॉपिक है, मतलब कि जितनी भी ट्रेड होती हैं उन ट्रेडों में ये टॉपिक कॉमन रहता है। तो दोस्तों अभी ये हमारी स्टार्टिंग के वीडियो है। हम अभी ऐसे टॉपिक को तैयार कर रहे हैं कि जो कि कॉमन हो। दोस्तों यदि आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों एक बात और, यदि यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है, आप उससे मुझे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी इसी वीडियो के कमेंट में भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दे पाऊं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सेकंड, बेसिक फिटिंग। तो दोस्तों कल हमने 15 क्वेश्चन कर लिया था और लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि ये बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बेंच का कलर कोड क्या होता है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन आया था, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये इसमें किस का कलर कोड क्या रहता है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं ये कलर कोड फॉर बिन्स ऑफ बेस्ट सेग्रेगेशन गिवन इन टेबल फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो कलर कोडिंग जो दी हुई है, मतलब कि जो वेस्टेज मटेरियल जो होता है कंपनी से अलग करने वाला, उसको हर किसी को एक अलग अलग कलर कोडिंग दी हुई है। तो यहाँ पर कागज के लिए ब्लू कलर कोड है, प्लास्टिक के लिए पीला है, धातु के लिए लाल है, कांच के लिए हरा है, खाद्य सामग्री के लिए काला है और अन्य के लिए स्काई ब्लू है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो जो ये वेस्टेज मटेरियल होता है जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु या कांच, ये इन सामानों को अलग अलग कलर कोड के एक कचरे के डब्बे में रखा जाता है। तो उसी कलर कोड की बात हो रही है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकार कागज की बात हो रही है, तो यहाँ बेकार कागज के लिए ब्लू है, तो हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा, ब्लू होगा। दोस्तों इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि हम जिसको हमें सॉल्व करना है, कल के क्वेश्चन में रह गए थे, तो उन 4-5 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक चालू करेंगे बेसिक फिटिंग का। दोस्तों इसके बाद 16वें नंबर का क्वेश्चन यह पूछा गया है कि यह रोड साइन किस तरह का साइन है। दोस्तों व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन। दोस्तों यह रोड साइन दी हुआ है, ये रोड साइन दिया हुआ है यहाँ पर। तो यह पूछा गया है कि यह रोड साइन काय का है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पुलिस सिग्नल, सावधानी का संकेत, अनिवार्य संकेत, सूचना का चिन्ह। तो दोस्तों यह जो रोड साइन है, यह रोड साइन है, सूचना का चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन है। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको जब साइन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो चौकोर साइन होते हैं, मतलब कि जो स्क्वायर साइज या रेक्टेंगल साइज जो होते हैं, कि साइज जो होते हैं वह सूचना के चिन्ह या इंफॉर्मेशन साइन होते हैं। इसी प्रकार मैंने गोल राउंड के बारे में बताया था कि वो मैंडेटरी साइन होते हैं, त्रिभुजाकार राउंड के बारे में बताया था कि वह चेतावनी चिन्ह या वार्निंग साइन होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद 17 नंबर का यह था कि सेकंड क्वेश्चन यह पूछा गया है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशमक यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अग्निशमक यंत्र का उपयोग का मतलब होता है फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब ऐसे यंत्र जिनके द्वारा आग को बुझाई जाती है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि आग की 4 कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। तो उन सभी कैटेगरी के आग को बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ज्वलनशील या बहने वाले पदार्थों की बात हो रही है, मतलब कि फ्लेमेबल मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल, मतलब कि जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये फ्लेमेबल मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। और जब बहने वाले पदार्थ आते हैं तो इनमें अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग आता है। यानी कि दोस्तों इसके अग्निशामक यंत्र में फोम एक्सटिंग्विशर भरा होता है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 18वें नंबर क्वेश्चन यह पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा में कि एबीसी में ए क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एबीसी में जो ए जो होता है वह दर्शाता है अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ए। आगे बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 19वें नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कंपोजिट कहलाता है। जो खाद के रूप में जो जैविक मटेरियल को जो तोड़ा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है कंपोजिट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होता है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कलर कोड के बारे में बताया कि जो प्लास्टिक का जो कचरा होता है वह कौन सा होता है, वह
पीला होता है, मतलब कि उसके डब्बे का कलर जो होता है वह कौन सा होता है, पीला होता है। तो दोस्तों यह थे आपके कल के सेफ्टी वाले क्वेश्चन जो कि आप खत्म हो गए हैं। अगला अगला हम आपसे बारे में बात करते हैं बेसिक फिटिंग के बारे में कि बेसिक फिटिंग क्या होती है। चलिए दोस्तों बेसिक फिटिंग के अंतर्गत आपको आपको क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बेसिक फिटिंग के अंतर्गत आपको फाइल हो गया, आपको आपका वाइस हो गया, और आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, आपका सेट स्क्वायर हो गया, सॉरी आपका ट्राई स्क्वायर हो गया। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी बेसिक फिटिंग के अंतर्गत। और दोस्तों जैसे कि यह 21वें नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ये पूछा गया है कि फाइल के एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। और दोस्तों यह फाइल जो होती है, यह फाइल जो होती है, कहने का मतलब यह है कि यह फाइल किसी मटेरियल की फिनिशिंग करने के लिए, या उसे उसे हल्का रफ करने के लिए, या उसे 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 एक रिक्वायर्ड साइज में लेने के लिए काम में लाई जाती है। अब दोस्तों इसमें 4 भाग दिए हुए हैं कि जो फाइल जो होती है वह इसके 4 भाग दिए हुए हैं। तो इसके मैं आपको पहले तो मैं सभी भागों के बारे में आपको बता देता हूँ कि यह कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फाइल के भागों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो फाइल लेंथ है वह यहाँ से इस फाइल के इस टिप वाले पॉइंट से लेकर के जो इसका जो शोल्डर वाला जो भाग होता है, मतलब इस वाले भाग को शोल्डर कहते हैं, तो इस वाले भाग तक की जो लंबाई होती है उसको फाइल लेंथ बोलते हैं। उसके बाद जो इसका कॉर्नर जो सरफेस कहलाता है, इसको टिप और पॉइंट कहते हैं। ये वाला भाग इसका साइड कहलाता है, यह वर्किंग एज, यह साइड एज कहलाती है। ये वाला भाग जो इसकी जो टीथ होते हैं, टीथ के बाद जो सेपरेट भाग जो बचा रहता है उसको हील कहते हैं। ये वाले भाग को शोल्डर कहते हैं। ये इसके ऊपर के भाग को, ये वाले भाग को टैंक कहते हैं। यह कहलाता है दोस्तों फेरूल, और ये कहलाता है हैंडल। दोस्तों हैंडल जो इसका जो टैंक वाला जो भाग होता है, ये इसके यहाँ पर कॉर्नर में निकला हुआ भाग को टैंक कहते हैं। जो दोस्तों यहाँ पर टैंक वाले भाग के ऊपर हैंडल रहता है, और इसी हैंडल को लॉक करने के लिए फेरूल का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद इसका जो कॉर्नर जो वाला ये साइड वाला भाग कहलाता है शोल्डर। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि यह जो एक्स वाला भाग है दोस्तों, मतलब एक्स वाला भाग जो इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस एक्स वाले भाग को क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। मतलब कि हमारा जो आंसर बी होगा वह आंसर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। दोस्तों ट्राई स्क्वायर की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्राई स्क्वायर होता क्या है। दोस्तों यह जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ट्राई स्क्वायर। यह 90 डिग्री का एक लोहे का टुकड़ा होता है, मतलब सॉरी लोहे का टूल होता है। दोस्तों यहाँ पर एक यह ब्लेड वाला भाग होता है। यह ब्लेड वाला भाग जो होता है वह थोड़ा कम थिकनेस का होता है, और जो स्टॉक होता है जिसे हाथ के द्वारा पकड़ा जाता है, और ये इसकी स्ट्रेट एज होती है, और ये स्टॉक और ब्लेड के बीच में जो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब क्वेश्चन जो उठता है कि इसका उपयोग क्या किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग जो है वह किसी सरफेस को, मतलब कि जो हमारा लोहे के वर्कपीस रहते हैं उसकी सरफेस समतलता की जांच करने के लिए किया जाता है। सेकंड यदि आपको वर्कपीस पर 90 डिग्री का जो मार्क करना है, 90 डिग्री का कोण को मार्क करना है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका एक मोस्टली उपयोग है कि जो वर्कपीस रहता है उस वर्कपीस की साइड की 90 डिग्री के कोण की जांच करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह पूछा गया हमारे क्वेश्चन में कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया हुआ है समकोण की जांच करने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए, मतलब 90 डिग्री मतलब समकोण की जांच करने के लिए वर्कपीस के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अन्य भी उपयोग हैं, पर यहाँ आंसर में जो दिया हुआ जैसे कि न्यून कोण का उपयोग की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, सीधा कोण की जांच करने के लिए, तो ये सभी आंसर जो है वह गलत है। सिर्फ इसका ए आंसर जो सही है, समकोण की जांच करने के लिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। दोस्तों मार्किंग मीडिया का मतलब यह होता है कि जब हम किसी प्रकार से, मार्किंग मीडिया का मतलब यह होता है दोस्तों कि जैसे कि हम कोई लोहे का वर्कपीस बना रहे हैं, तो उस लोहे के वर्कपीस को हमको काटना पड़ता है, रफ करना पड़ता है, फिनिशिंग करना पड़ता है। तो उसमें मार्किंग करने के लिए उसके ऊपर एक मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो जनरली हम लोग जब ITI में उपयोग करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक चौक के टुकड़े को हम पानी लगा लेते हैं, तो उसको हम व्हाइट वॉश कहते हैं। दोस्तों उसमें हम व्हाइट वॉश लगा करके हम उसका उपयोग करते हैं। तो यह जो मार्किंग करने के लिए जिस मीडिया का उपयोग करते हैं उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। और दोस्तों जहरीला पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो
जो कॉपर सल्फेट जो होता है वह थोड़ा जहरीला होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। दोस्तों यह जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को आंसर देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते दोस्तों, 24वें नंबर का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यूनिवर्सल सरफेस गेज की बात करता हूँ, फिर आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यह जो आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि इस यूनिवर्सल सरफेस गेज का कार्य क्या होता है। दोस्तों इसके मल्टीपल यूज होते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसके दो काम मोस्टली हम दो वर्ग में इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों पहली बात तो इसका उपयोग हम जो मटेरियल जो होता है, जो उस मटेरियल की सरफेस को चेक करने के लिए उपयोग करते हैं, और सेकेंडली दोस्तों इसका उपयोग हम मार्किंग में करते हैं। और दोस्तों तीसरा और मुख्य उपयोग इसका ये है कि जब हम लेथ मशीन का उपयोग करते हैं और लेथ मशीन में जब हम वर्कपीस को फिट करते हैं, तो उस वर्कपीस की हम सेंट्रल कॉन्सेंट्रिक मतलब कि सकेंद्र सर्कल जो सेंटर जो होता है उसको चेक करने के लिए हम उपयोग करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। दोस्तों इसका पार्ट जो होता है, जो इसमें सामने एक नुकीला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं स्क्राइबर। दोस्तों उसके बाद इस नुकीले हिस्से को इस स्पिंडल में फिट करके रखने के लिए यहाँ पर एक नट होता है। उसके बाद इस नट ये वाला भाग में जो फिट रहता है इसको कहते हैं स्नग। यह स्नग ऊपर नीचे वर्क कर सकता है। इसी प्रकार स्क्राइबर भी है जो वो आगे पीछे हो सकता है। दोस्तों यह वाला भाग स्पिंडल कहलाता है, और यह स्पिंडल जिस बेस में लगा होता है उसे बेस कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के कौन से हिस्से को स्क्राइबर पकड़ के रखता है। तो दोस्तों स्क्राइबर कौन से हिस्से को पकड़ा हुआ है, तो स्क्राइबर यहाँ पर स्नग को पकड़ के रखा हुआ है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्नग। जी हाँ दोस्तों, ए आंसर स्नग सही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों यदि अगर मान लो आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात ये दोस्तों, ये जितने भी मैं पार्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये टूल्स के बारे में बता हूँ, इन टूल्स के बारे में आपको पूरी वर्किंग देखना है, आपको इसके पार्ट्स के बारे में देखना है, और साथ ही साथ ये किस मटेरियल का बना होता है यह भी इसमें देखना है। बहुत ही डीपली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस वाइस के नाम क्या है पूछा गया है। दोस्तों वाइस होती क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इस वाइस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वाइस का मतलब क्या होता है कि जो जॉब जो होता है, मतलब कि जो जॉब बनाया जाता है कंपनी में या फिर वर्कशॉप में, उस जॉब को लोहे के जॉब को पकड़ के रखने के लिए एक वाइस का उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर इस वाइस का नाम पूछा गया है। दोस्तों इस वाइस को हैंड वाइस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हैंड वाइस। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं आपको वाइस को दिखाई देता हूँ कि वाइस होती कैसे है। तो दोस्तों यह कहलाती है वाइस। दोस्तों वाइस का मतलब ये सिंपल वाइस कहलाती है, सबसे सिंपल वाइस। दोस्तों इस वाइस को बेंच वाइस कहते हैं, क्योंकि इस वाइस को हम किसी भी बेंच पर फिट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपको वाइस के आपको यहाँ पर पार्ट्स भी पता होना चाहिए कि यह पीछे वाला जो भाग होता है यह गाइड कहलाता है। एक इसमें फिक्स जॉ होती है, एक इसमें मूवेबल जॉ होती है। इस फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के बीच में यहाँ पर क्या होता है कि एक जॉब को फंसाया जाता है। जॉब मतलब लोहे के टुकड़े को फंसाया जाता है जिसमें हमको वर्क करना है। इसका याला भाग क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। और इसमें क्विक रिलीज लीवर होता है, मतलब कि कहने होता है कि जैसे आप इस लीवर को खींचते हैं तो यह वाइस जो है वह पूरी की पूरी ओपन हो जाती है। तो सेकेंडली यहाँ पर वाइस के प्रकार दिए हुए हैं। यह जो वाइस है, इस वाइस को पाइप वाइस कहते हैं। दोस्तों पाइप वाइस इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस वाइस में यहाँ पर हम पाइप को या कोई भी राउंड सरफेस के जॉब को हम फंसा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर यह वाइस ही हमको पूछा गया है डायग्राम में। दोस्तों इस वाइस को हैंड वाइस कहते हैं। दोस्तों हैंड वाइस का मतलब क्या होता है कि इस वाइस को हम इजीली हाथ में रख सकते हैं। और दोस्तों देखिए सभी वाइस में आपको जॉ देखने को मिलेगी, और इस वाइस में एक स्प्रिंग लगी होती है। दोस्तों हम यहाँ पर इसके आले भाग को जो भी शेप का भाग जो दिख रहा है, इसे हम इजीली अपने हाथ में पकड़ के, और जो छोटे छोटे जो वर्कपीस रहते हैं उनको यहाँ फंसा करके हम वर्क कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एक पिन वाइज भी होती है। दोस्तों पिन वाइज का मतलब ये है कि बिल्कुल बारीक सरफेस के जैसे पतले तार हैं, या उनको अगर मान लो आपको
आपको ग्रिप करके रखना है या पकड़ के रखना है तो आप इस पिन वाइज से पकड़ के रख सकते हैं। तो दोस्तों यह हो गया वाइज के बारे में। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इस वाइज का नाम क्या है, तो अभी हमने देखा कि इस वाइज का नाम क्या है, हैंड वाइज है। पिन वाइज की बात कर लिया, पाइप वाइज की बात कर लिया और क्विक रिलीजिंग वाइज के बारे में भी बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है दोस्तों। सबसे पहले बात हम हेक्सा ब्लेड के बारे में बात कर लेते हैं कि हेक्सा ब्लेड होता क्या है, हेक्सा फ्रेम क्या होता है। उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह जो है, एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे ये ऊपर वाला भाग जो है इसको हेक्सा फ्रेम कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह हेक्सा फ्रेम कहलाता है और इस हेक्सा फ्रेम के बीच में यहाँ पर ब्लेड लगी होती है दोस्तों। यह दो प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड हेक्सा फ्रेम होता है, एक एडजस्टेबल होता है दोस्तों। जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, ऊपर वाला जो बना हुआ है, इसे सॉलिड हेक्सा फ्रेम कहते हैं, जो कि ए में बना हुआ है, और इसके एडजस्टेबल कहते हैं दोस्तों। सॉलिड और एडजस्टेबल में अंतर ये है कि जो सॉलिड जो हेक्सा फ्रेम होता है, इसकी यहाँ पर इस लंबाई को आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक साइज का ही ब्लेड लगाया जाता है दोस्तों। एडजस्टेबल का मतलब ये है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है सेकंड वाले पॉइंट में जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप एडजस्टेबल ब्लेड को कर सकते हैं। यहाँ पर यह आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर यह हेक्सा फ्रेम बताया गया है। अब दोस्तों उसके बाद हम जो हेक्सा ब्लेड जो होता है, इस हेक्सा ब्लेड के थोड़े पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये हेक्सा ब्लेड के इस पिन होल से लेकर के इस पिन होल की लेंथ को हेक्सा ब्लेड की लेंथ कहते हैं। इसके साइड वाले भाग को ये साइड कहलाता है, ये सेंटर लाइन कहलाता है और ये बैक एज कहलाता है। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कुछ स्ट्रोक के बाद, दोस्तों स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जब ये हेक्सा फ्रेम आगे और पीछे होता है, आगे मतलब ये होता है कि जब ये हेक्सा फ्रेम किसी वर्कपीस को काटता है तो यह आगे की ओर और पीछे की ओर आता है। तो दोस्तों एक बार आगे जाने और एक बार पीछे आने को एक स्ट्रोक कहा जाता है। तो जब ये आगे और पीछे की ओर होता है तो ये इसकी हेक्सा ब्लेड जो है ढीली हो जाती है। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि हेक्सा ब्लेड ढीली क्यों हो जाती है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि यह काटते काटते इसका जो हेक्सा ब्लेड जो हो जाता है वह ब्लेड खिंच जाती है या फंस जाती है, तो इसी के कारण यह ढीली हो जाती है। तो दोस्तों इसका क्या आएगा, एक ये आंसर सही आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी हेक्सा ब्लेड की ही बात हो रही है कि यह पूछा गया है कि जब हम हेक्सा ब्लेड को से काटना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि फर्स्ट काट देते हैं और उसके बाद पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से खिंचते हैं या टूटते हैं, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोस्तों हाथ बल केवल कुछ दांतों पर ही काम करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि आपने हेक्सा ब्लेड को या हेक्सा फ्रेम को अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ है तो हाथ का जो प्रेशर है वह एक ही साइड में होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हेक्सा ब्लेड जो है वह ज्यादा खराब होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर छेनी या चीजल के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। सबसे पहले हम चीजल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यह आपको दिख रही है चीजल है दोस्तों। चीजल छेनी मतलब यह है दोस्तों कि किसी वर्कपीस को कॉर्नर निकालने के लिए या उसको आवश्यकता अनुसार शेप देने के लिए इस चीजल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यह चीजल जो है इसका उपयोग हम हैमर के साथ में करते हैं। कोल्ड चीजल इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह कोल्ड होती है, मतलब कि जो वर्कपीस जो है जब ठंडी स्टेज में रहता है, मतलब कि कोल्ड स्टेज में रहता है, तब इनका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो हॉट चीजल जो आती है वह वर्कपीस के हॉट होने पर उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कॉर्नर और जॉइंट मटेरियल पर चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग पूछा गया है, मतलब अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल। सबसे पहले हम थोड़े प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह चीजल के भाग दिए हुए हैं कि चीजल के जो ऊपर वाले भाग को हेड कहते हैं, बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं और नीचे जो नुकीला हिस्सा होता है उसको पॉइंट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीजल के प्रकार के बारे में बात की गई है कि फ्लैट चीजल क्या होता है दोस्तों कि यह चीजल के जो सामने का जो भाग होता है जिसको हम पॉइंट कहते हैं या एज कहते हैं, ये क्या होती है, पूरी फ्लैट होती है दोस्तों। उसके बाद क्रॉस कट चीजल या इसी को कैप चीजल क्या कहते हैं दोस्तों। यह चीजल के जो सामने का भाग रहता है वो ऐसे क्रॉप शेप का होता है, तो उसे ही क्रॉस कट चीजल कहते हैं।
यह डायमंड पॉइंट का चीजल है दोस्तों। इसका इसका जो शेप जो मतलब कि जो कॉर्नर जो रहती है या जो वर्किंग एज जो रहती है ये डायमंड की शेप की रहती है। और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सर दोस्तों कि यहाँ पर कॉर्नर है और जो जॉइंट्स है, जो जॉइंट के हिस्से को जो शेप बनाने के लिए यहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजल का ही उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। इसके अनुसार हमारा जो ये आंसर है यह डायमंड पॉइंट चीजल, इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर हैमर दिया हुआ है, ये हैमर का शेप दिया हुआ है और यह पूछा गया है कि ये एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर एक्स भाग यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो दोस्तों पहले हम हैमर के दूसरे भागों के बारे में बात कर लेते हैं, पूरे हैमर के बारे में देख लेते हैं, फिर हम इस आंसर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको ये हैमर दिख रहा है दोस्तों, इस हैमर में ये अलग अलग भाग दिए हुए हैं। तो दोस्तों यह भाग जो कहलाता है इसका हैंडल कहलाता है, यह भाग जो कहलाता है इसका पिन कहलाता है, पेन कहलाता है। तो दोस्तों इसमें पिन वाले भाग में तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसके तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक वॉल पिन हैमर होता है जिसमें ऊपर का शेप जो होता है वो वॉल का शेप रहता है। एक क्रॉस पिन हैमर रहता है जो कि जिसमें ऊपर का शेप जो रहता है, जो ऊपर का शेप जो है ये क्रॉस का शेप का रहता है। और उसके बाद एक स्ट्रेट पिन हैमर रहता है जिसमें नीचे का जो फेस रहता है, सॉरी जो पिन वाला भाग रहता है वो क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है। स्ट्रेट मतलब दोस्तों जैसे कि हमारा यहाँ पर अगर हैंडल लगेगा आगे की तरफ में तो ये आगे की तरफ में ये क्या रहेगा, स्ट्रेट दिखता है दोस्तों। उसके बाद एक चीक वाला भाग होता है कि चीक वाला भाग का मतलब ये होता है कि जो चीक वाला भाग जो होता है, जिसके ये सामने वाला जो थर्ड नंबर ये डिनोट कर रहा है ये चीक वाला भाग है। उसके बाद यहाँ पर एक आई होल होता है। आई होल का मतलब यह है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये आई होल जहां पर यह हैंडल आकर के फिट हो जाता है तो इसे आई होल कहते हैं। और फाइनली यहाँ पर यह एक ब्रिड्ज कहलाती है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ ब्रिड्ज रहती है जो कि पोजीशन ऑफ ब्रिड्ज ये लगाई क्यों जाती है दोस्तों, यह इस हैंडल को यहाँ पर लॉक करने के लिए लगाई जाती है पोजीशन ऑफ ब्रिड्ज दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूं। तो दोस्तों अब यहाँ पर यह पूछा गया था कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग कौन सा है दोस्तों। एक्स के रूप में चिन्हित भाग यहाँ पर यह वाला भाग को दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, चीक वाला भाग जो है वह एक्स के रूप में डिनोट है। अगले बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अब यह पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि काटने वाले छेनी का प्रतीक y द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा वह आंसर जो होगा इसका क्या होगा, रैक कोण होगा दोस्तों। यदि आपको ये एंगल नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको इस एंगल पे ले चलता हूँ कि दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे यहाँ पर छेनी की बात करें या दूसरे अन्य काटने वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करें, यह जो कोण है वह लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एंगल दिखाई दे रहा है, यह एंगल सभी प्रकार के लगभग एंगल इसमें बने हुए हैं, कुछ एंगल छूट गए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको उसको बता देंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर रैक एंगल दिया हुआ है दोस्तों। यह रैक एंगल जो है यह जैसे कि दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी टूल है, जैसे कि मान लो यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर छेनी की बात हो रही है, चीजल की बात हो रही है तो यह बेस होगा और बेस के बाद यहाँ पर एक 90 एंगल होगा। तो लगभग यह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि हमको कटिंग करना है तो कटिंग करने के लिए हमको किसी न किसी एंगल पर रखना पड़ेगा इस चीजल को, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोस्तों। उसके बाद पॉइंट एंगल क्या कहलाता है, तो दोस्तों पॉइंट एंगल यहाँ पर जो क्लियरेंस एंगल के बाद और रैक एंगल के बीच का जो एंगल जो कहलाता है वह पॉइंट एंगल कहलाता है दोस्तों। क्लियरेंस एंगल का मतलब यह होता है कि यह जो आपका चीजल है वह चीजल इस सरफेस से कितनी ऊपर उठ के चल रही है वह कहलाता है क्लियरेंस एंगल। और दोस्तों यहाँ पर यह कितनी झुक के चल रही है यह कहलाता है रैक एंगल दोस्तों। कभी भी किसी मटेरियल को कटिंग करना और उसके सॉफ्टनेस और हार्डनेस पर डिपेंड करता है कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा और उसके बाद रैक एंगल क्या होगा दोस्तों। यह रैक एंगल जो दिया जाता है वह चीजल को निकालने के लिए दिया जाता है, चीजल का मतलब वह चिप्स को निकालने के लिए दिया जाता है। चिप्स का मतलब यह होता है कि जब मटेरियल कटेगा तो उसमें किसी न किसी फॉर्मेशन में चिप्स निकलेगी, तो उस चिप्स को निकालने के लिए ये रैक एंगल दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि काटने वाले छेनी का प्रतीक y। दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया, इधर वाले एरिया पूछा गया है, तो हमने यह देखा था कि यह का मतलब क्या होता है, रैक एंगल होता है। अगले क्वेश्चन की बात तो करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर 4 गुण लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है डक्टिलिटी, उसके बाद टेंसिनिटी, इलेक्ट्रिसिटी और मैलेबिलिटी। दोस्तों डक्टिलिटी का मतलब यह होता है कि धातु का वह गुण जिसमें जिसमें खींच करके लंबे लंबे तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वह धातु का डक्टिलिटी का गुण कहलाता है। दोस्तों यह हर धातु में नहीं पाया जाता। मतलब कि आप कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील में उसमें बहुत कम मिलता है। मतलब हाँ, अच्छी ग्रेड का स्टील है तभी आपको वहां पर जो सॉफ्ट होता है तभी आपको वहां पर डक्टिलिटी का गुण मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 डक्टिलिटी। दोस्तों किसी और क्लास में मैं आपको डक्टिलिटी, टेंसिनिटी, इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, इसकी सभी जितने भी प्रॉपर्टी होती है धातु की और जो प्रॉपर्टी नहीं होती है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के क्वेश्चन। यदि आपको यह क्वेश्चन क्लास सेकंड अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद।